अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो लेक्चर नंबर हमारा 20 है। और लेक्चर नंबर 20 में हम चैप्टर नंबर 2 की कुछ एक टॉपिक पर बात करेंगे, डीएनए और आरएनए के डिफरेंस पे। जब ये डीएनए और आरएनए का डिफरेंस से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आज इसी लेक्चर के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है एंजाइम्स, चैप्टर नंबर 3। और ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है एंजाइम्स, ये ज़ूलॉजी से रिलेट करता है। मतलब ये मुकम्मल चैप्टर जो है वो ज़ूलॉजी का है, ठीक है। इसी जिसकी वजह से मैंने इसके आगे Z लिख दिया। तो Z का मतलब आपने क्या समझना है कि एक चैप्टर मुकम्मल तौर पर ज़ूलॉजी का है, ठीक है। और अगर मैं किसी चैप्टर के आगे B/Z लिख रहा हूँ तो मतलब आपने ये समझना है कि वो चैप्टर किसका है, बॉटनी प्लस ज़ूलॉजी। उस चैप्टर के अंदर दोनों पोर्शन शामिल हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 के एक टॉपिक पर बात कर लेते हैं, राइट द डिफरेंस। अक्सर एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए के दरमियान आप डिफरेंस लिखें। तो डीएनए और आरएनए के दरमियान डिफरेंस क्या हो सकता है कि डीएनए आर द डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। डीएनए जो होते हैं वो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि आरएनए जो होता है वो आरएनए आर द सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। डीएनए की कोई टाइप्स नहीं होती है, डीएनए हैव नो टाइप्स, while the other hand आरएनए हैव 3 टाइप्स, ठीक है। आरएनए की 3 टाइप्स होती है। एक आरएनए कौन सा होता है, मैसेंजर आरएनए। दूसरा आरएनए क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। तीसरा आरएनए क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि डीएनए आर द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, और आरएनए इज द सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। डीएनए हैव नो टाइप्स, डीएनए की कोई टाइप्स नहीं होती। आरएनए हैज 3 टाइप्स। फर्स्ट इज मैसेंजर आरएनए, सेकंड राइबोसोमल आरएनए एंड थर्ड ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। डीएनए का फंक्शन क्या हो सकता है, डीएनए आर रिस्पांसिबल टू ट्रांसफर द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। यानी कि डीएनए जो है वो जिम्मेदार होता है तमाम के तमाम हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करवाने के लिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, या वालिदैन से बच्चों में। जबकि आरएनए में आप इसके अगेंस्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, आरएनए हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में मददगार साबित होता है, ठीक है। इसके अलावा चौथा डिफरेंस आप क्या लिख सकते हैं डीएनए में कि डीएनए कंटेन थाइमीन। डीएनए के पास जो है, डीएनए जो है थाइमीन पर मुश्तमिल होता है। और आरएनए में आप जो चौथा पॉइंट लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, आरएनए कंटेन यूरासिल, ठीक है, इंस्टीड ऑफ थाइमीन, ठीक है। आरएनए के पास जो है वो यूरासिल मौजूद होता है थाइमीन के बजाय, ठीक है। थाइमीन के बजाय क्या मौजूद होता है, यूरासिल मौजूद होता है। ये 4 डिफरेंस आपको मैंने बता दिए हैं। तो ये 4 डिफरेंस आपने अपनी नोटबुक में लिख लेना है, और यही चीज़ें हम आपसे टेस्ट में भी पूछेंगे कि क्या है। तो ये बात सरसरी तौर पर रिपीट करता चलूं कि आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए की जो है वो कोई टाइप्स नहीं होती। आरएनए की जो है वो 3 टाइप्स होती है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। इसके अलावा डीएनए आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। डीएनए जो है वो हेरिडिटरी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करवाता है, और साथ ही साथ या फिर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है, ठीक है। जबकि आरएनए जो है वो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक पॉइंट क्या बताया था कि डीएनए जो है, डीएनए के पास जो है वो थाइमीन मौजूद होती है, और आरएनए के पास जो है थाइमीन की जगह यूरासिल मौजूद होता है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस खत्म हो गया। हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, द एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स क्या होता है स्टूडेंट्स, एंजाइम्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक प्रोटीनस सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज कराते हैं। एंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कैटलाइज द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंजाइम्स जो है वो दरअसल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करवाता है, ठीक है। एंजाइम्स को जो है वो बायोकैटलिस्ट के तौर पर भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। एक अक्सर रीजन इस तरह का आता है, व्हाई एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट क्यों कहा जाता है, तो एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट इसलिए और इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो है रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देता है, ठीक है, इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ठीक है। ये इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को,
और जो है रेट ऑफ रिएक्शन के दौरान जब ये किसी रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देता है तो उस दौरान इसकी क्वांटिटी पे, इसकी मकदार पर किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा नहीं होता कि रिएक्शन की रफ्तार को ये बढ़ा रहा हो और रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाते बढ़ाते इसकी तादाद में किसी किस्म की कोई कमी आ जाए। तो एंजाइम जो है वो बायोकैटलिस्ट इसलिए और इस वजह से कहलाते हैं क्योंकि ये रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाता है और रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाने के दौरान इसकी तादाद में, इसकी मकदार में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आती है। ठीक है, तो एंजाइम्स आर कंसीडर एज द बायोकैटलिस्ट, इसे बायोकैटलिस्ट के तौर पर भी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एंजाइम्स तमाम के तमाम एंजाइम जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ाते भी हैं और डिक्रीज भी करते हैं, इंक्रीज भी करते हैं तो डिक्रीज भी करते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा, अमूमन जो है वो 90% जो है इंक्रीज करते हैं। ठीक है, लेकिन रिएक्शन को इंक्रीज करने के दौरान इनकी तादाद में, इनकी मकदार में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं आती। इस दुनिया में सबसे पहले एंजाइम जैसे वर्ड को, एंजाइम जैसे लफ्ज को जिस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इस लफ्ज को, उस साइंटिस्ट का नाम जो है वो फ्रीडरिश विलियम क्यून है। कब किया था? 1878 में इस साइंटिस्ट ने एंजाइम जैसे लफ्ज को इंट्रोड्यूस करवाया था सबसे पहली दफा। ठीक है, तो पहली दफा जो इंट्रोड्यूस करवाया था जिस साइंटिस्ट ने एंजाइम जैसे लफ्ज को, एंजाइम जैसे लफ्ज को डिस्कवर किया था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? फ्रीडरिश विलियम क्यून। ये बात मैं आपसे एमसीक्यूज में पूछूंगा। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स हम प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, मतलब एंजाइम्स की खुसूसियात क्या हैं, एंजाइम्स किस किस तरह से वर्किंग करता है। तो एंजाइम जो होते हैं वो तमाम के तमाम एंजाइम इस दुनिया में अमूमन 99% एंजाइम जो है वो प्रोटीन का बना होता है। ऑल द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, तमाम के तमाम एंजाइम जो है वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं जिनका साइज बहुत बड़ा होता है। साइज के एतबार से एंजाइम जो है वो बड़े होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट, इनका जो वजन होता है, मॉलिक्यूलर वेट केमिस्ट्री में आप निकालते हुए आए क्लास 9th में, तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो किसी भी एसिड के साथ, किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं अगर एंजाइम्स के पास, अगर उस एंजाइम्स के पास प्रोटीन मौजूद हो। ठीक है, ऑल द एंजाइम्स कैन रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तमाम के तमाम एंजाइम्स किसी भी एसिड और किसी भी बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, किसी भी एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं इस शर्त पे कि अगर उस एंजाइम्स के पास प्रोटीन मौजूद हो तो तभी वो एंजाइम्स किसी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट कर सकेगा। तीसरा पॉइंट ये बताया है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर छोटे कम से कम मकदार में एंजाइम्स की जरूरत होती है किसी भी सबस्ट्रेट के बनिस्बत। ठीक है, अगर बिलफर्ज अगर कोई एक रिएक्शन है, अभी आपको सबस्ट्रेट जैसी बात समझ में नहीं आएगी उस वक्त तक जब तक मैं आपको बना कर ना दिखाऊं। ठीक है, तो सबस्ट्रेट क्या चीज है? सबस्ट्रेट वो चीज कहलाती है जो चीज एंजाइम्स के अंदर जाकर फिट होती है। सपोज कर लें इधर देखें जरा मेरी तरफ। ठीक है, सपोज कर लें ये एक ताला है। ठीक है, ये एक ताला है और इस ताले के अंदर जो है, ठीक है, इस ताले के अंदर एक चाबी फिट होती है। इस ताले के अंदर जो है ये चाबी फिट होती है। ठीक है, तो ये जो चाबी है वो क्या है? ये एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, चाबी जो है वो दरअसल क्या है? एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये सबस्ट्रेट जो है इस एंजाइम के अंदर जाकर फिट होगा, यानी कि ये ताला जो है वो उसी बिहाफ पर खुलेगा जब ये चाबी इसके अंदर जाएगी, फिट होगी और फिट होने के बाद खुलेगी। तो जो चीज, इसी तरह एंजाइम को समझ लें, एंजाइम जो वर्किंग करता है वो एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की बिहाफ पे करता है। हर एंजाइम्स के पास सबस्ट्रेट मौजूद होता है। ठीक है, यानी कि जितने भी एंजाइम्स रिएक्ट कर रहे होते हैं, रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, वो सबस्ट्रेट की बुनियादों पर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ये सबस्ट्रेट की बुनियादों पर रिएक्शंस करते हैं। अगर किसी एंजाइम्स के पास स्पेसिफिक सबस्ट्रेट मौजूद नहीं होगा तो कोई भी एंजाइम जो है वो रिएक्शन मुकम्मल नहीं कर पाएगा और ना ही रिएक्शन इनिशिएट कर पाएगा। ठीक है, तो सबस्ट्रेट क्या चीज है? वो चीज है जो एंजाइम्स के अंदर जाकर फिट होती है। हर वो चीज जो किसी एंजाइम्स पर जाकर फिट होती है,
एग्जैक्ट और प्रॉपर लोकेशन और पोजीशन के साथ जो चीज फिट होती है और एंजाइम्स को एक्टिव करती है, वो चीज क्या कहलाती है? सबस्ट्रेट कहलाती है। ये बात आप लोगों की क्लियर हो गई। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर एंजाइम्स की कम से कम मिकदार इस्तेमाल होती है बनिस्बत सबस्ट्रेट के। मतलब यह है कि अगर सबस्ट्रेट का साइज इतना बड़ा है तो एंजाइम्स उसमें छोटा होगा। आप ये समझ लें कि सबस्ट्रेट का साइज हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, और एंजाइम्स का नहीं, सबस्ट्रेट का साइज हमेशा जो है अमूमन जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है, एंजाइम्स ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। आपको अभी ये चीज जब मैं की लॉ थ्योरी पढ़ाऊंगा ना आगे जाके, इसी चैप्टर के अंदर जब थ्योरी स्टार्ट करूंगा इसकी, की लॉ थ्योरी एक एक्सपेरिमेंट किया था एक साइंटिस्ट ने, तो उसकी जब थ्योरी बताऊंगा तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। एंजाइम जो है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान मुकम्मल तौर पर खर्च नहीं होते, बल्कि इनकी तादाद में, इनकी क्वांटिटी पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एंजाइम्स बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं रिएक्शन के दौरान। तो एंजाइम जो हैं वो कंज्यूम नहीं होते किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान, और इनकी तादाद और उनकी क्वांटिटी में किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बार बार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट ये बताया, द एंजाइम कैटालाइज ओनली स्पेसिफिक रिएक्शन। हर एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक रिएक्शन देता है, ठीक है। जिस तरह से आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन हैं, ठीक है। नाक का काम है सूंघना, ठीक है। जबान का काम है टेस्ट महसूस करना, जायका महसूस करना। मुंह का काम है बोलना। कान का काम है सुनना, ठीक है। तो कान का जो काम सुनना है वो नाक नहीं कर सकता, और नाक का काम है सूंघना, वो कान नहीं कर सकते। तो जिस तरह से आपकी बॉडी के अंदर हर एक ऑर्गन का स्पेसिफिक फंक्शन है, इसी तरह हर एक एंजाइम जो है वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन करता है, ठीक है। यानी कि हर एंजाइम स्पेसिफिक रिएक्शन शो करते हैं। जो एंजाइम जिस मकसद के लिए बनाया गया या बना है वो सिर्फ वही रिएक्शन करेगा, इसके अलावा उसकी जगह पर कोई दूसरा एंजाइम रिएक्शन नहीं कर सकता। छठी बात कि एंजाइम्स एक्टिविटी कैन बी एक्सेलरेटेड बाय सर्टेन आयंस और सॉल्ट। अगर आप चाहते हैं कि किसी एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए तो एंजाइम्स, हर वो चीज जो किसी एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ा दे, ठीक है, वो तमाम की तमाम चीज, वो तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक आयंस जो हैं वो क्या कहलाते हैं? एक्टिवेटर। दोस टाइप ऑफ स्पीशीज विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, दिस टाइप ऑफ स्पीशीज इज कॉल्ड एक्टिवेटर। हर वो चीज जो किसी एंजाइम्स की एक्टिविटी को, उसकी रफ्तार को, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, उस चीज को कहा जाता है एक्टिवेटर। और दोस टाइप ऑफ स्पीशीज विच decrease the activity of enzyme, which decrease the rate of reaction of enzyme, this type of species or substance is called inhibitor। हर वो चीज जो किसी enzymes के rate of reaction को decrease कर दे, वो चीज क्या कहलाती है? inhibitor कहलाती है। हर वो चीज जो किसी एंजाइम्स की एक्टिविटी को, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, वो चीज क्या कहलाती है? एक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर में हमारे पास कौन कौन से हैं? मैग्नीज, मैग्नीज का सिंबल होता है Mn। मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम इसे कहा जाता है क्लोराइड, Cl नेगेटिव क्लोराइड, ये क्लोराइड आयन है, ठीक है। ये निकेल है। ये तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक आयंस हैं जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को, एंजाइम्स के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इसे एक्टिवेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्टिवेटर। तो क्योंकि एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ रही है, एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कर रहा है, एक्टिव कर रहा है ना, यानी कि अगर ये चीजें एंजाइम्स में ऐड कर दी जाएं तो एंजाइम्स की एक्टिविटी बढ़ जा रही, इस वजह से इसे एक्टिवेटर कहा जा रहा है, ठीक है। एंजाइम जो है किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता, बल्कि किसी भी रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ा देता है। तो एंजाइम डू नॉट इनिशिएट द रिएक्शन बट ओनली इंक्रीज इट्स रेट बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आप ये चाहते हैं कि किसी एंजाइम्स के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? एंजाइम्स की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना पड़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। मतलब मैं आपको इस तरह से बता दूं सिंबॉलिकली, एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं AE से, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी में एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है AE से, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी में जितनी कम करूंगा
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो एंजाइम्स का क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना मैं एक्टिवेशन एनर्जी कम करूंगा उतनी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अगर मैं चाहता हूं एंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाना, अगर मैं चाहता हूं एंजाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, एंजाइम ज्यादा से ज्यादा काम करके दे, तो मुझे उस एंजाइम्स की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम, so we decrease the activation energy of the enzyme। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि किसी एंजाइम्स के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया जाए, एंजाइम्स का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, तो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी कम करनी पड़ेगी। किसकी, एंजाइम्स की। ठीक है, तो एंजाइम्स की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, एक चीज मैं बढ़ा रहा हूं, मैं ये बढ़ाना चाह रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन, तो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी कम करनी पड़ रही। एक चीज बढ़ रही है और दूसरी चीज कम हो रही है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अगर एक चीज बढ़ा रहा हूं दूसरी चीज भी बढ़ रही तो मतलब डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, यहां पर एक चीज कम हो रही है और दूसरी चीज बढ़ रही है, तो मतलब इनवर्स रिलेशन है एक्टिवेशन एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान। ठीक है, ये बात तो आपकी क्लियर हो गई। कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके पास नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है। those type of enzymes which contain the non-proteinous part, this type of enzymes is called prosthetic group। ऐसे तमाम के तमाम एंजाइम जिसके पास नॉन प्रोटीनस पार्ट मौजूद हो, मतलब एक ऐसा एंजाइम जिसके पास प्रोटीन पार्ट ना हो बल्कि सिर्फ नॉन प्रोटीन पार्ट हो, तो द नॉन प्रोटीनस पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड prosthetic group and the proteinous part of the enzyme is called apoenzyme। ऐसा एंजाइम जिसके पास प्रोटीन मौजूद हो, मुकम्मल तौर पर वो प्रोटीन का बना हुआ हो, उस तरह के तमाम एंजाइम्स को क्या कहा जाता है, एपोएंजाइम। और ऐसा एंजाइम जो मुकम्मल तौर पर नॉन प्रोटीन का बना हुआ हो, उस तरह के एंजाइम्स को क्या कहा जाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये बात भी मैं आपसे कहां पूछूंगा, एमसीक्यूज में। ठीक है, डेफिनेशन के तौर पे ही पूछी जा सकती है। अगर दो मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स, ठीक है, अगर दो मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स एक ही तरह का केमिकल रिएक्शन शो कर रहे हैं, एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, व्हेन टू डिफरेंट एंजाइम्स परफॉर्म द सेम फंक्शन, दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड आइसोएंजाइम। क्योंकि आइसो का मतलब जो होता है वो होता है सेम, एंजाइम का मतलब क्या होता है, एंजाइम। ठीक है, तो अगर दो मुख्तलिफ तरह के एंजाइम या डिफरेंट तरह के एंजाइम एक ही तरह का रिएक्शन कर रहे हैं, सेम केमिकल रिएक्शन, एक जैसा केमिकल रिएक्शन शो ऑफ कर रहे हैं, तो उस तरह के एंजाइम्स को क्या कहा जाता है, आइसोएंजाइम। व्हेन टू डिफरेंट एंजाइम्स परफॉर्म द सेम फंक्शन, ठीक है, दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स इज कॉल्ड आइसोएंजाइम। अच्छा, हर एक एंजाइम्स के पास अपना एक एक्टिव साइट मौजूद होता है जिसे एक्टिव सेंटर भी कहा जाता है, जो किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। मैं आपको बनाकर दिखाता हूं थोड़ा। सही हो जाएगी, 25 मिनट में चले जाएगी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने ये देखना है, यहां पर देखें सपोज कर लें ये एक एंजाइम है, अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सपोज कर लें ये पूरा का पूरा क्या है, एक एंजाइम है। मैं ये कह रहा हूं ये पूरा का पूरा मुकम्मल तौर पर एंजाइम है। अब ये जो चीज है ना, ये जो एक्स्ट्रा, ये एक अलग से चीज है। ये एक चीज जो है इसे मैं कह रहा हूं कि ये एक सबस्ट्रेट है। क्या है, सबस्ट्रेट, SUBSTRATE, सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के अंदर जाकर फिट हो सकता है। तो हर एंजाइम के पास स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, ये एक सबस्ट्रेट है। क्या ये वाला सबस्ट्रेट इस एंजाइम में जाकर फिट हो सकता है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं क्या इस तरह का सबस्ट्रेट इस एंजाइम में जाकर फिट हो सकता है? आप बोलेंगे नहीं। मैं कहता हूं क्या इस तरह का सबस्ट्रेट, ठीक है, इस तरह का सबस्ट्रेट इस एंजाइम में जाकर फिट हो सकता है? आप बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो ये वाला भी सबस्ट्रेट खराब है, मतलब गलत है। ये वाला सबस्ट्रेट भी खराब है, मतलब गलत है, मतलब ये नहीं इस्तेमाल हो सकते। इसके अंदर, इस एंजाइम्स के अंदर ये वाला सबस्ट्रेट जो है वो जाकर अटैच होगा। तो हर एंजाइम्स को एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट की जरूरत होती है। ठीक है, अब ये सबस्ट्रेट, तवज्जो दिएगा मेरी बातों पर, ये सबस्ट्रेट जिस जगह पर जाकर, ये देखिए जिस जगह पर जाकर अटैच हो रहा है ना, ये
जिस जगह पर जाकर ये अटैच होगा। ठीक है, ये तो वो जगह है जहां पर अटैच होगा, एडजस्टमेंट होगी। ठीक है, अब ये देखिए यही सबस्ट्रेट निकल कर आया और ये अटैच हो रहा है, ये देखिए ये अटैच हो गया। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट जिस एंजाइम्स के साथ जिस पॉइंट से अटैच हो रहा है, जिस जगह से अटैच, वो ग्रीन कलर की जगह है, वो ग्रीन कलर की जगह जिस जगह से अटैच हो रहा है, ठीक है, वो पार्ट कहलाता है एक्टिव साइट। यानी कि कोई एंजाइम्स, किसी भी तरह का एंजाइम किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ जाकर अटैच हो रहा है। ठीक है, मतलब सपोज कर लें ये एक एंजाइम है, सपोज कर लें। अब इसके अंदर मैं बोल रहा हूं ये चीज जाकर फिट होगी। ठीक है, या फिर आप ये समझ लें ये एक एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स है और ये मैं कहता हूं ये एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये सबस्ट्रेट जो है इस एंजाइम पर जाकर इसकी इस वॉल के साथ जो ग्रीन कलर की आपको वाज़ह तौर पर दिखाई दे रही है, इस वॉल के साथ जाकर ये चीज अटैच होगी। तो जिस जगह से एडजस्टमेंट होगी ना, जिस जगह से कॉइंसाइड करेगा, वो चीज क्या कहलाती है? एक्टिव साइट कहलाती है। वो चीज क्या कहलाती है? एक्टिव साइट। ठीक है, अब ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट जाकर इस एंजाइम के ऊपर अटैच होगा। जिस जगह पर ये देख रहे हैं, ये जिस जगह पर ये अटैच हो रहा है ना, वो अटैचमेंट वाली साइड जो है, वो पोर्शन जो है, वो दरअसल क्या है? एक्टिव साइट है। ठीक है, तो हर एंजाइम के पास अपना एक्टिव साइट होता है। अब बताएं, मैं आपसे एक सवाल ये कहता हूं या करता हूं कि ये आपके पास एंजाइम था, ये इसका सबस्ट्रेट आकर अटैच हो गया। मैं ये कहता हूं इस सबस्ट्रेट की कितनी साइड, कितने किनारे, इस सबस्ट्रेट के कितने किनारे, कितनी साइड जो है वो इस एंजाइम से अटैच है। तो आप कहेंगे सर वैसे तो इसकी 3 साइड है, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड और एक ये तीसरी वाली साइड। ठीक है, मैं कह रहा हूं अटैच कितनी, जुड़ी हुई कितनी है एंजाइम के साथ। तो आप बोलेंगे सर ये पहली जुड़ी हुई है और दूसरी जुड़ी हुई है। मैं बोलूंगा कौन सी नहीं जुड़ी हुई है? आप कहेंगे सर थर्ड वाली जो है वो जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि वो ऊपर तो है लेकिन एंजाइम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? थर्ड वाली साइड एंजाइम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है। ठीक है, तो वो साइड जो डायरेक्टली अटैच नहीं है वो नन बाइंडिंग साइड है। वो कौन सी साइड है? नन बाइंडिंग साइट। वो साइड नन बाइंडिंग साइट है। तो मैं यहां पे डेफिनेशन बना रहा हूं, द नन बाइंडिंग साइट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। The non-binding site of an enzyme is called allosteric site and the binding site of an enzyme is called active site. The binding site of an enzyme is called active site. The non-binding site of an enzyme is called allosteric site. तो ऊपर वाली जो थर्ड वाली साइड है वो दरअसल एलोस्टेरिक साइड है और जो साइड अटैच हुई हुई है वो साइड दरअसल एक्टिव साइड है। तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। आइसोएंजाइम्स बता दिया, एक्टिव साइट बता दिया, तमाम की तमाम चीजें बता दी हैं। एंजाइम जितनी भी होते हैं बेटा वो सेंसिटिव होते हैं। क्या सेंसिटिव होते हैं? टेम्परेचर में अगर तब्दीली आएगी एंजाइम सेंसिटिव होगा, पीएच में तब्दीली आएगी एंजाइम्स की वर्किंग में खराबी आ सकती है। अगर बहुत ज्यादा दर्जा हरारत, जिस जगह पर एंजाइम्स रखा हुआ है, अगर उस जगह पर दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, हीट इंक्रीज हो जाए, तो एंजाइम जो है वो डीनेचर भी हो सकता है। ठीक है, तो एंजाइम जो है इनऑर्गेनिक सॉल्ट सॉल्यूशन में अपनी एक्टिविटी को मुकम्मल तौर पर स्टॉप कर देता है। हर एक एंजाइम जो है अपने एक स्पेसिफिक पीएच पर वर्किंग करता है। पीएच में किसी किस्म की कोई तब्दीली आएगी तो एंजाइम्स वर्किंग नहीं करेंगे। एंजाइम जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं। हमारे पास एक एंजाइम है जिसे कैटालेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैटालेस। कैटालेस एक एंजाइम है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, ये एमसीक्यूज में मैं आपसे पूछूंगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 250,000 2,50,000। ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट, कैटालेस एक एंजाइम है, कैटालेस CATALAS, कैटालेस एक एंजाइम है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 2,50,000 होता है। ठीक है, एंजाइम जो हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं। ऐसे तमाम के तमाम एंजाइम्स, ठीक है, अब नहीं बल्कि एक नई चीज, एक डेफिनेशन सुने। अगर कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक इन नेचर का है, ठीक है, अगर कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप, व्हेन द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ऑर्गेनिक इन नेचर, अगर कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक इन नेचर है तो उसको कहा जाता है कोएंजाइम, CO कोएंजाइम। व्हेन द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ऑर्गेनिक इन नेचर इज कॉल्ड कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स के अंदर हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल आ जाती है NAD, NADP और ATP। ये 3 एग्जांपल है, NAD, NADP
ATP. When the prosthetic group is organic in nature is called coenzyme. When the prosthetic group is inorganic in nature is called cofactor. ठीक है, अगर prosthetic group है क्या, non proteinous part of an enzyme is called prosthetic group. एंजाइम्स का वो हिस्सा जो नन प्रोटीन का बना है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो द नन प्रोटीनस पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप. अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो इनऑर्गेनिक इन नेचर है, ठीक है, तो फिर क्या कहलाएगा, कोफैक्टर कहलाएगा. कोफैक्टर के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंजाइम्स आ जाते हैं वो फॉस्फेटेस आ जाता है, अमाइडेस आ जाता है, पेप्टिडेज आ जाता है, कार्बोक्सिलेज आ जाता है. ठीक है, ये तमाम के तमाम एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोफैक्टर कहलाते हैं. पेप्टिडेज, अमाइडेज, ठीक है, फॉस्फेटेस, ये तमाम के तमाम एंजाइम जो हैं वो कोफैक्टर से बिलोंग करते हैं. ठीक है, और ऐसे तमाम के तमाम एंजाइम्स जिसमें प्रोटीन पार्ट भी मौजूद हो और नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद हो. प्रोटीनस पार्ट ऑफ एन एंजाइम्स एंड नॉन प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम, बोथ टाइप ऑफ एंजाइम्स आर फाउंड. ठीक है, बोथ टाइप ऑफ एंजाइम्स आर फाउंड या कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म द होलो एंजाइम. एक ऐसा एंजाइम जिसमें प्रोटीनस पार्ट भी मौजूद हो और नॉन प्रोटीनस पार्ट भी मौजूद हो, उस तरह के एंजाइम्स को कहा जाता है होलो एंजाइम. HOLOENZYMES, होलो एंजाइम. और उस एंजाइम को सिंपल एंजाइम भी कहा जाता है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 20 मुकम्मल हो गया है. इसमें किसी भी किस्म की कोई हेजिटेशन हो तो यू विल आस्क मी ऑन व्हाट्सएप.